एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री का इससे पहले 2 चैप्टर कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं एंड आई होप आपको पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा और पूरी तरीके से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जो 3rd चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वे है आपका रूलिंग द कंट्री साइड। तो अब रूलिंग द कंट्री साइड माने अब रूल कौन कर रहा है? आपके ब्रिटिश। और कहाँ पे रूल कर रहे हैं? कंट्री साइड में। कंट्री साइड का मतलब होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र, यानी आपके जो गांव के इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने गांव में किस प्रकार से अपनी विस्तारवादी नीति को अपना प्रसार किया और कैसे उन लोगों ने यहाँ पे तब अपना शासन का काम संभाला, या फिर ये भी कह सकते हैं कैसे हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त किया। ओके, सो इट स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर द कंपनी बिकम्स द दीवान। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपस में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था हिस्ट्री क्या होती है, कितने पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर में आए, फिर आपने पढ़ा ब्रिटिश कैसे हमारे देश में ट्रेडर बन के आए। ठीक है, किस प्रकार से गलत और उल्टी सीधी पॉलिसीज़ बना के टेरिटरीज़ को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते चले गए। ठीक, अब ये जो आपका चैप्टर है इसमें आगे आपको अब बताया जाएगा कि उन्होंने फर्दर अपनी चीज़ों को कैसे इंडिया पे अप्लाई करके पूरी की पूरी इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया। जैसे कि आप पहला सेंटेंस यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये जो आपका एक लाइन है इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपका जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने जैसे कि देखा था कि जब आपके जो अंग्रेज़ थे वो जब बंगाल में उन्होंने उनको जो कंसेशंस दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे, जब उन्होंने उसका मिसयूज़ किया तो इस दौरान क्या किया था, उन लोगों ने रेवेन्यू का जो चोरी करना शुरू किया। ठीक, और उसके बाद जो आपके बंगाल के 3 नवाब थे, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, जो कि एक बहुत ही पावरफुल शासक माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था और उनकी बहुत सी बातों को मना करते उनको वार्निंग भी दी थी। ठीक है, यानी जो भी मनमानी वो लोग कर रहे थे उसमें उन्होंने रुकावट डाली थी। ठीक, तो अब जैसे आपके मुर्शीद कुली खां हुए, फिर अलीवर्दी खां हुए, सिराजुद्दौला हुए। ठीक है, तो इसमें जो आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जब सिराजुद्दौला आपके मारे गए थे, उसके बाद फिर किस प्रकार से मीर जाफ़र आए, फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को उन्होंने गद्दी पे बैठाया, फिर मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था मीर कासिम के साथ 1764 में, जिसके पश्चात जो है इनको इनकी मृत्यु हो गई और फिर दोबारा मीर जाफ़र को जो है इन्होंने फिर से अपॉइंट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जब इसमें हार हो गई तो उसके तत्पश्चात जो आपकी 1765 थी उसमें जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने क्या किया था, मुग़ल एम्परर जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था। ठीक है, दीवान का मतलब ये होता है यानी वे व्यक्ति जो कि अब पूरी तरीके से किसी क्षेत्र का अब रेवेन्यू का अधिकार उनको प्राप्त हो जाएगा, यानी कैसे आपको उस इलाके से टैक्स वसूलना है, कैसे उसको प्रॉपरली प्लान करना है। ठीक है, यानी समस्त चीज़ें अब उनके हाथ में होंगी, यानी कानून बनाने वाले भी वो हैं, संचालित भी वे लोग करेंगे और जो भी मुनाफा आएगा वो सब उनके पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो ये उन लोगों की एक बहुत बड़ी जीत थी। राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस। ठीक है, अब ये जो ओकेशन था, जैसे कि आप पिक्चर भी देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन, आप जानते हैं इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स पेंटर्स थे, ठीक है, वे जब कोई पेंटिंग बनाते थे तो वो अक्सर ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे रख के दिखाते थे, सुपीरियॉरिटी बेसिस पे दिखाते थे। ठीक है, तो ये जहाँ पे कि भाई बैटल ऑफ बक्सर में नवाब हार चुके हैं और शाह आलम को जो है दीवानी इनको देनी पड़ रही है, तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा ओकेशन था। तो जो पेंटर ने यहाँ पे पेंट किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में दिखाया ना कि यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सेलिब्रेशन का माहौल था नहीं, लेकिन पेंटर ने इसको उस प्रकार से दिखाने की कोशिश पूरी की हुई है। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब जो ये एक्चुअल इवेंट था इसको जो है रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें कि कुछ उनके अपने व्यक्ति थे, इंग्लिशमैन थे, और साथ में कुछ भारतीय थे जो कि एक गवाह के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, सो बट इन द पेंटिंग अबाउट द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एक बहुत ही शाही एक अवसर के तौर पे इसको दिखाया जा रहा था।
taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. ठीक है, तो इसके लिए क्लाइव ने क्या किया था कि जो पेंटर था उसको कुछ कमीशन दिया था, ठीक है, पैसा दिया था, उसको लालच दे के बोला था कि इसको कुछ ऐसी पेंटिंग बनाओ ताकि मेरी ज़िंदगी का एक यादगार पल हो, ठीक है, कि भाई मुझको जो है बंगाल की दीवानी मिली थी. सो द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. ठीक है, तो ये ब्रिटिश की कल्पना में जो है एक बहुत बड़ा एक मेमोरेबल एक टाइम था जबकि उनको दीवानी मिल चुकी थी. और वाकई ही ये मेमोरेबल था क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चोट थी बंगाल की अर्थव्यवस्था पर. तो हमारे लिए तो हानि थी लेकिन ये ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी. ओके, सो नाउ अब देखिए, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. ठीक है, अब दीवान बनने के बाद सारा पैसा अब लूट खसूट करके अपने जेब में मिलने का तो भैया पूरा इनको लीगल अधिकार मिल गया ना. तो अब ये क्या बन गए, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए टेरिटरी के. ठीक है, यानी सारी टेरिटरी पूरा बंगाल इनके अधिकार में है और ये उनके प्रशासक हैं जो कि अब सारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से लोग देखेंगे. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब जब आप उस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं, तो भाई फ़ायदा तो आपकी जेब में जा रहा है लेकिन साथ में आपकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी जो कि आपको निभानी पड़ेंगी. ठीक है, तो अब उनकी काम क्या थे कि भाई जो ज़मीनें हैं उनको प्रॉपरली देखना, ठीक है, उनको अच्छे से आकलन करना और बांटना उनको कि कैसे कैसे किस हिस्से में से हमको कितना रेवेन्यू वसूलना है. ठीक है, ये सब प्रॉपरली उनको मैनेज करना था. सो दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. ठीक, अब इनको इस प्रकार से प्लान करना था ताकि हम जो भी रेवेन्यू यहाँ पे ड्रॉ आउट करें, प्लान करें, वो इतना होना चाहिए ताकि हमारी जो कंपनी के सारे खर्चे हैं ना वो उससे निकल के पूरे हो जाएं. सो अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू एंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड. ठीक है, अब इसके साथ में ही ये पैसा जो निकलेगा ये इतना होना चाहिए ताकि हम जो भी सामान खरीदना चाहें उसको हम खरीद सकें और उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से बेच सकें, यानी जो भी हमको चाहिए हम उसको बेच सकें. ठीक है, तो ये सब इनकी प्लानिंग थी. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ over the years the company also learned that it had to move with some caution. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, कॉशन. ठीक, यानी आपको रेवेन्यू के अधिकार भी मिल गए हैं, आप मालिक बन गए हैं, सब कुछ आपके हाथ में, उसके बाद भी आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है, यानी आपको थोड़ा सा बहुत सावधानी से काम करना है. क्या, बिकॉज बीइंग एन अलाइन पावर, एलियन पावर का मतलब होता है कि आप जिस देश में शासन कर रहे हैं वो वहाँ पे आप एक विदेशी हैं. ठीक है, हैं तो आप बाहर के. सो इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड. ठीक है, अब इसमें क्या इनको ध्यान रखना है कि आप जिस एरिया में आज शासक बन के शासन कर रहे हैं, पहले पास्ट में, अतीत में वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो इस क्षेत्र में रूल कर चुके हैं, यानी जो पहले वहाँ के शासक थे, तो आपको है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज. ठीक, यानी आप जिस चीज़ का मज़ा आज लूट रहे हैं वो पहले कोई लूटा करता था. ठीक है, यानी उसके तो मुंह लगा हुआ था ना, तो अब आज आपको मिल चुका है, तो जिसका छिन गया है भाई वो तो अंदर से खुन्नस खाए बैठा ही होगा. तो अगर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं रखा, उसको दबा के नहीं रखा, क्योंकि भाई एक समय वो इस सत्ता का अधिकारी था, इस सम्मान का अधिकारी था, तो वो जो है एक चोट खाए हुए बिच्छू की तरह है. ठीक है, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. सो दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी जो पहले वहाँ पे सत्ताधारी थे आपको उन्हें कंट्रोल तो करना है लेकिन उनको पूरी प्रकार से एलिमिनेट नहीं करना है, यानी आप उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, उनका सफाया नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको दबा के रखना पड़ेगा. ठीक है, और इस प्रकार से दबाना पड़ेगा ताकि उनका गुस्सा ऊपर ना आए, यानी वो विद्रोह ना कर सकें. ओके, सो नाउ हाउ वॉज दिस टू बी डन. ठीक है, अब ये कैसे करना है, राइट. तो अभी देखिए, द कंपनी केम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड. ठीक है, अभी ये जितना भी आपका ग्रामीण क्षेत्र है
वहाँ पे जो एक कंपनी आई थी, ये इसको अपने अंदर में जो है इसको गुलाम बना के रखने आई थी। ओके, पहला इनका क्या था, कोलोनाइज करना। दूसरा, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेस। ठीक है, मतलब और हमें दूसरा क्या करना है, जो रेवेन्यू रिसोर्सेस को प्रॉपरली प्लान करना है कि हम इसको कैसे वसूलें। एंड रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के जो अधिकार है ना उसको हमको दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो अधिकार इनको मिले हैं इसमें से हमको क्या कैसे घटाना है या बढ़ाना है। ओके, ये इन लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज करना था। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड। ठीक है, तो अब ये सारे जो है अंग्रेज़ों के यहाँ पे ध्येय थे, यानी उनके लक्ष्य थे, ये सब काम उनको करना था। ठीक है, तो पहला इनका क्या लक्ष्य था, कोलोनाइज करना कंट्री साइड को, फिर रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, लोगों के राइट्स को रीडिफाइन करना और वही क्रॉप्स उगाना जो कि ये लोग चाहते हैं। ओके, तो ये इनके जो हैं एम में था, लक्ष्य में था। ठीक है, तो पहला टॉपिक आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया। द कंपनी बिकम्स दीवान। ठीक है, 1765 में ब्रिटिश को जो है दीवानी के अधिकार मिल गए। ठीक है, और दीवानी के अधिकार जो है मिलने के बाद ये पूरी तरीके से मालिक बन बैठे। ओके, अब इनको ये पता था कि किस कंपनी के किस लैंड के हिस्से को ऑर्गेनाइज करके कितना रेवेन्यू वहाँ से वसूल करना है, और जो रेवेन्यू हमारी जेब में आए वो इतना आए कि हमारे सारे खर्चे निकल जाएं और साथ में हम उससे जो भी सामान चाहें खरीद सकें और जो चाहे जितना चाहे उसको बेच सके। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना था कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो उनको प्रॉपरली हटा तो नहीं सकते लेकिन उनको हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और इनके मेन जो लक्ष्य थे वो थे कि कंट्री साइड के लोगों को प्रॉपरली अपने अंडर कंट्रोल में रखना और रेवेन्यू रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान करना। ठीक है, और नेक्स्ट लोगों के अधिकारों को जो थोड़ा सा समझना कि इन लोगों को कितना हमको अधिकार देना है कितना नहीं, और हमको वही क्रॉप्स उगानी है जो कि हमको चाहिए। ओके, ये आपका पहला टॉपिक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ योर रेवेन्यू फॉर द कंपनी। ठीक है, अब इनके सीधे मुद्दे की बात, रेवेन्यू यानी टैक्स मतलब पैसा। ठीक है, जिसके लालच में ये सारे के सारे यहाँ पर आए थे। नाउ द कंपनी हैड बिकम द दीवान। ठीक है भाई, अब ये तो राजा बन गए। ओके, बट इट स्टिल सॉ इट सेल्फ, राजा बन गए मतलब ये मत लिख देना राजा बन गए, मेरे कहने का मतलब था कि भाई वो आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीके से अब उसको कंट्रोल कर सके थे। ठीक है ना, बट इट स्टिल सॉ इट सेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। ठीक है, दीवान तो बन गए लेकिन मुख्यतः थे क्या, थे तो व्यवसाय ही ना। तो अब इनका ध्येय क्या होगा, भाई व्यवसाय जो करेगा उसको क्या चाहिए, पैसा। सो इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इनको चाहिए तो सब कुछ था, सारा का सारा फ़ायदा इनको अपनी जेब में चाहिए था, लेकिन ये कोई काम नहीं करना चाहते थे। यानी ये ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाना चाहते थे जिससे कि रेगुलरली ये जो रेवेन्यू का असेसमेंट होता है, जो उसकी कलेक्शन होती है, ठीक है, उसको हम एक प्रॉपर बेसिस पे कर सके। यानी ये काम नहीं करना चाहते, उससे भाग रहे थे। ठीक है, सो द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। देखिए इनका बहुत बड़ा ध्येय यहाँ पे है। ठीक है, पहले तो ये काम नहीं करना चाह रहे थे। ओके, दे डू नॉट वॉन्ट टू एसेस ओके द रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, ज़मीन पे अच्छे से मेहनत नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा, इनका एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पे जो कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं, ठीक है, उसको हम कितने से कितने सस्ते में खरीद सकें, यानी जितना सस्ता हो सके उतने में हम इसको खरीद सकें। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना रेवेन्यू हम बढ़ा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारी पॉकेट में आए। ओके, तो अब इससे हुआ क्या, now within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled। ठीक है, अब देखिए जो भी कंपनी के सामान थे उनकी जो कीमत थी बंगाल में 5 साल के अंदर उनकी कीमत दुगनी हो गई। ओके, सो बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। देखिए दीवान बनने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा इनको, यानी 1765 से पहले इनकी हालत क्या थी, ये जो है अपने देश से सोना चांदी मंगाते थे, फिर उसके ज़रिए से फिर वो जो है यहाँ पे चीज़ें खरीद के और जो भी ले जाना था ले जाते थे, बेचते थे। ठीक है, मतलब इनके यहाँ से गोल्ड सिल्वर जो है ड्रेन आउट हो रहा था। लेकिन अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होने लग गया बंगाल से,
अब क्या हो गया, अब इनको अपने यहाँ का सोना चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, अब ये आराम से जो है फाइनेंस करने लग गए ताकि जो भी गुड्स थे वो खरीदें और इसको आराम से बेच सकें। ठीक है, यानी पाँचों उंगलियां घी में। नाउ सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ, जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत गहरी धक्का, मतलब बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। नाउ द आर्टिसंस वेयर डिजर्टिंग विलेजेस। अब ये जो यहाँ के हमारे कारीगर थे बंगाल के, ये गांव छोड़ के भागने लग गए। क्यों? सिंस दे वेयर बींग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। क्योंकि ये जो कारीगर थे, ये जो काम करते थे, इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने इस बात के लिए फोर्स किया कि आप जो भी बनाते हैं आप हमको सबसे चीप दाम में बेचें। यानी जितनी लागत कोई व्यक्ति किसी सामान को बनाने में लगाएगा वो उसके कुछ ज़्यादा ही दाम में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको मुनाफा चाहिए। लेकिन जितना लगा है अगर आपको वो भी ना मिले या उससे कम मिले तो फिर तो आप पूरी तरीके से घाटे में जाएंगे। तो आर्टिसंस के साथ यही होता था, यानी जितनी लागत वो लगाते थे उतना तो मिलना मुश्किल, उससे भी कम में उनको उस सामान को ब्रिटिश को बेचना पड़ता था। ठीक है, तो पूरी तरीके से वे लोग क्या हुए, गरीब हो गए और गाँव इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। ओके, ये तो आर्टिसंस की हालत थी, जो कारीगर थे। अब पीसेंट्स देखिए, जो किसान थे, दे वेयर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वेयर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। अब किसानों पे क्या था, लगान लगा रहता था, टैक्स लगता था कि भाई आप जो भी फसल उगा रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत आपको हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो इतना हाई था, ठीक है, इतना ज़्यादा था कि वो लोग उसको दे ही नहीं पाते थे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन। अब जो आपका कारीगर का जो दस्तागिरी द्वारा मतलब जो भी सामान बनाया जाता था, वास्तुशिल्प का, अब वो जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे पूरा आपका घटने लग गया। ठीक है, क्योंकि बनाने वाले तो गांव छोड़ रहे हैं तो बनाएगा कौन। ठीक है, तो आर्टिसनल प्रोडक्शन आपका डिक्लाइन पे चला गया। और जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था, ठीक है, यानी जो खेती का काम था, इट हैज़ शोन द साइंस ऑफ कोलैप्स। मतलब वो पूरी तरीके से आपकी व्यवस्था जो है वो धड़ाम हो गई, यानी किसान और कारीगर दोनों ही बुरी तरीके से परेशान। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। ठीक है, अब इतना ही बहुत नहीं था, इसके आगे भी क्या हुआ, 1770 में आपका एक बहुत ही बड़ा इसमें आपका फेमाइन आया जिसने कि करीब 10 मिलियन लोगों को बंगाल में मृत्यु को सब लोग प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आप दशा सोच सकते हैं बंगाल में उस वक्त कितना ज़्यादा बुरा लोगों के पास साथ हुआ था। ठीक है, यानी जो कारीगर थे, जो आपके किसान थे, उनका सारा काम ठप हो गया, वो लोग भूखमरी के शिकार हो गए और 10 मिलियन लोग बंगाल में जो है वो मारे गए। सो अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। क्या आप सोच सकते हैं कि 1/3 जनसंख्या आपकी इस फेमाइन में जो है साफ हो गई। ओके, तो आप इसकी त्रासदी सोच सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जब इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, यानी इन लोगों ने तो पहले सोचा कि जितना हम लोग नोच खसोट मचा सकते हैं हम लोग मचा लें, अपनी जेबें भर लें। ठीक है, लेकिन आप किसी चीज़ का दोहन भी करेंगे तो आप कितना करेंगे, उतना ही ना जितना उसके अंदर है। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने खूब अच्छे से लोगों को चूसा। ठीक, उसके बाद इनको क्या लगा, अरे अब तो कोई रहेगा ही नहीं तो काम कौन करेगा। ठीक है, हमको मुनाफा कहाँ से मिलेगा। तब इनको दिमाग काम किया कि अब हमको शायद कुछ लोगों के लिए करना पड़ेगा। तब इनको लगा कि हमको कृषि में अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है वो लानी पड़ेगी। ठीक है, सुनाओ, इफ़ द इकॉनमी वॉज इन रुइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हो रही थी, जो पीसेंट्स हैं, जो किसान हैं आपके भूख से मर रहे हैं और गांव छोड़ के भाग रहे हैं, गरीब हो गए हैं, दयनीय अवस्था में आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कंपनी को बहुत परेशानी हुई? देखिए, उनको दया आई नहीं, उनको दया नहीं आई। उनको ये लगा कि अगर ये अर्थव्यवस्था ही अगर हमारी ठप पड़ जाएगी तो हमको रेवेन्यू कौन देगा भाई। ज़िंदा तो रहने चाहिए ना लोग, ठीक, जिनको कि हम शोषण कर सकें, जिनसे कि हम अपना पैसा वसूल कर सकें। तो भाई लोगों को बचाना तो ज़रूरी है, यही लोग आखिर हमको देंगे। तब इनको लगा कि हम अपना इनकम जो है, हम अपना रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेंगे। ओके, सो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ओके, एंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। ठीक है, तो अब इनकी बुद्धि ने ये कहा, बुद्धि तो नहीं कह सकते हैं, इनकी कूटनीति ने ये कहा कि अब हमको ज़मीन में थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा ताकि लैंड को हम क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके।
ठीक है, और जो है कृषि अब इससे थोड़ी सी क्या हो, इम्प्रूव हो, उससे थोड़ा सा क्रॉप उग सके, ठीक है। सो हाउ वॉज दिस टू बी डन, अब इसको कैसे किया जाए। सो आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, अब देखिए 2 डिकेड इनको लग गए इस प्रश्न को उत्तर ढूंढने में कि भैया हम करें कैसे, और 2 दशक तक क्या करते रहे, लोगों का खून चूसते रहे, ठीक है, मतलब कि तकरीबन कितना, 20 साल तक। तो 20 साल तक इन लोगों ने प्रॉपरली अच्छे से बंगाल को दोहन किया, खूब अच्छे से उसकी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया। उसके बाद सोचने लग गए कि अब हमको अब आगे करना क्या है, ठीक है। सुनाओ, अब इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर ही क्या है, ये बहुत लंबे समय तक आप इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट किसको कहते हैं, ओके। तो अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था, ये अंग्रेज़ों के दिमाग की उपज थी जो इन लोगों ने इस मुसीबत से निकलने के लिए एक चीज़ थी जो इन्होंने तैयार की, ठीक है। अब ये था क्या, सुनो। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, अब इस सेटलमेंट के हिसाब से क्या था, मतलब इसमें चीज़ें क्या थी। द राजाज द तालुकदार्स वे रिकग्नाइज्ड एज ज़मींदार्स, ठीक है। यानी वो जो एक पर्टिकुलर एरिया थे, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो तालुकदार थे। अब तालुकदार क्या होता है, जैसे तालुक क्या होता है, जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, ठीक है। तो भाई एक ज़िले में बहुत सारे गांव आते हैं, ठीक। तो सारे गाँवों को जो है प्रॉपरली उस पर शासन चलाने के लिए, उसका प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, उन विलेजेस को जो है हम बांट देते हैं, ठीक है। यानी एक ज़िले में बहुत सारे विलेज होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालुक। अब इस तालुका को जो देखता है उसको हम लोग कहते हैं तालुकदार्स, ठीक। तो उस रीजन के जो तालुकदार्स थे और जो राजाज थे, वो ही वहीं के ज़मींदार थे। ज़मींदार मतलब ज़मीनों के मालिक, ठीक है। तो ये आज से मालिक नहीं थे, ये मुग़ल शासन से, मतलब बहुत समय से, यानी इनके दादा बाबा सब बहुत पुश्तैनी, मतलब ना एक विरासत पूरी चली आई थी। तो वो ज़मीन के मालिक थे बहुत लंबे समय से। तो इनसे जो कहा गया, ये जो आपकी ज़मीन है, आप क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, यू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, ठीक है। यानी ये आपके ब्रिटिश हैं और ये आपके पीसेंट हैं, ठीक है। अब पीसेंट के बीच में बैठा दिया गया ज़मींदार को, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट मतलब ये जो पीसेंट है, ठीक है, ये जो पीसेंट है जो खेती कर रहा है, वो किसको रेंट देगा, ज़मींदार को, ठीक है। और ये जो ज़मींदार है वो उसको किसको देगा रेवेन्यू, फिर ब्रिटिश को देगा, ठीक है। यानी इंटरमीडिएटर, यानी बीच में जो कौन बैठा हुआ है, ज़मींदार बैठा है, किसके बीच में, ब्रिटिश और पीसेंट के बीच में, ओके। सुनो, द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, ओके। दैट मीन्स इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवर इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट में पहली चीज़, द जमींदार वॉज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पीसेंट, मीन्स द पीसेंट विल कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द जमींदार विल कलेक्ट द रेंट। अब जमींदार कौन है, वहाँ के राजा और तालुकदार्स। सो दोज पीपल विल कलेक्ट the rent from the peasant and they will pay this revenue to the British. First point, and second point, the amount to be paid was fixed. यानी जितनी मात्रा में जो धन आपको पे करना है वो फिक्स हो गया, ना तो कभी डिक्रीज होगा ना तो कभी इंक्रीज होगा, ओके। तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। सो इट वॉज फेल्ट। अब इसके पीछे मंशा क्या थी। अब हम ये भी सोच सकते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा था, है ना। हम सोच सकते हैं अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे थे भाई बेचारे, उन्होंने कहा कि अब हम कभी भी जो है इसकी अमाउंट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। वो इन्होंने क्या दिमाग लगाया था, इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द ज़मींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब देखिए इसमें इनकी मंशा क्या थी कि अब जब हम फिक्स कर देंगे ना, जब लोगों को लगेगा कि अरे भाई इतना ही है, अब ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, तो इससे रेगुलरली हमारे पास पैसा आता रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, जब कभी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, भाई खेतों में जिस हिसाब से अनाज उगेगा उसी हिसाब से हमको रेवेन्यू मिलेगा, ठीक। अब हमने ये तो नहीं कहा कि भाई इस साल में आपकी फसल बहुत ज़्यादा हुई है तो आप हमको रेवेन्यू ज़्यादा दीजिए, भाई हमने उतनी रेवेन्यू मांगी है ना। तो अगर किसी साल में प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो जो मुनाफा बचेगा उस मुनाफे को ज़मींदार क्या करेंगे, उस ज़मीन को इम्प्रूव कराने में लगाएंगे, ठीक है, उसकी उत्पादकता बढ़ाने में इन्वेस्ट करेंगे, ओके। तो ये इन लोगों ने सोचा। So since the revenue demand of the state would not be increased, the ज़मींदार would benefit from increased production from the land, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा जब मुनाफा थोड़ा सा आएगा और ज़मींदार की पॉकेट में जाएगा तब उससे क्या होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ हमको थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो
मिल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ तो ये तो अंग्रेज़ों ने सोचा, ये सोच के तटस्थ हो गए कि ठीक है भाई, हमने तो बहुत अच्छी चीज़ लगा दी। ठीक, लेकिन अब इसमें समस्या क्या निकल के आई? ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्यों हुई। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर द प्रॉब्लम। सो द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। अब इसमें परेशानी किस चीज़ की आई देखिए। द कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वेयर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। ठीक है भाई, अगर आप लालची हैं तो दूसरा व्यक्ति भी तो हो सकता है ना। जैसे कि आप हैं, आप कैसे ये मान सकते हैं कि भाई आप जब अपनी सारी जेबें भरने में लगे हुए हैं तो भाई दूसरा बंदा भी वही काम करेगा, वो क्यों जाके सेवा करेगा। ठीक है, तो ज़मींदार ने भी भाई अपनी बहती गंगा में हाथ धोया। अब उसको पता था रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हुआ नहीं है, तो बस अब जहाँ प्रोडक्शन बढ़ता था, जो पैसा था उसने क्या किया, लैंड इंप्रूवमेंट में लगाने के बजाय क्या किया, सारा का सारा पैसा अपनी पॉकेट में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शेर को मिल गया सवा शेर। नाउ द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई। ठीक है, डाला तो, लेकिन इसमें और मज़ेदार चीज़ क्या हुई कि जो रेवेन्यू थी ना, अंग्रेज़ भी चालाक थे, ज़मींदार भी चालाक थे। ठीक है, तो अभी अंग्रेज़ों ने बहुत चालाकी से रेवेन्यू का जो रेट था फिक्स किया था, यानी ऑलरेडी लोगों ने उसको हाई कर दिया। ठीक, ताकि ज़मींदार उसको पे ही ना कर सकें। ठीक है, ये उन्होंने दिमाग लगाया कि रेवेन्यू तो हम फिक्स कर देंगे, लेकिन इतना हाई कर देंगे, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी होगी तो उतने पे ही जाके टिकेगा, और जो है ज़मींदार उस पैसे को मार नहीं पाएंगे। ठीक है, और वो पैसा भर ही नहीं पाएंगे। सो एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इट्स ज़मींदारी एंड न्यूमरस ज़मींदार्स वेयर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। ठीक है, अब इसमें देखिए चीज़ें 100% नहीं होती हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ तो ज़मींदार को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हाई हो गया क्रॉप का, उन्होंने कुछ पैसा अपनी जेब में डाला, फ़ायदा उठाया, उन्होंने भी पीसेंट का शोषण किया। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा नहीं हुई, तो वहाँ पे ज़मींदार को क्या हुआ, घाटा हो गया। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या कहा था कि अगर आप नहीं पे कर पाए उतना अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने कंडीशन डाल दी। ठीक है, जैसे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डाला था, फिर ठीक है ना, और बाकी आप पहले जो देख सकते हैं कि बाकी इन्होंने जो अपनी नीतियाँ जारी की थी पहले कि भाई आप हमारी कंपनी जो है सब्सिडरी फोर्सेस को पे नहीं कर पाएंगे तो हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे, किसी राजा का बेटा नहीं होगा मर गया तो हम टेरिटरी ले लेंगे। तो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ भी डाल दी। इन्होंने कहा अगर ज़मींदार पैसा नहीं दे पाए, रेवेन्यू नहीं दे पाए, ठीक है, तो उसका जो है ज़मीन वो क्या करेंगे, हम नीलाम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत से ज़मींदार ऐसे थे जो बेचारे इसमें घाटे में गए और उनके ज़मीनें जो हैं वो नीलाम हो गई। ठीक है, सुनाई। अब देखिए इसमें बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के पहले में, ठीक है, पहले जो 10 साल में उसमें क्या हुआ, परिस्थितियाँ आपकी बदल गई। क्या बदलाव हुआ, द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्या हुआ, जो कृषि की उत्पादकता थी 19वीं शताब्दी के पहले के 10 सालों में वो धीरे धीरे आपकी बढ़ गई और चीज़ों के जो दाम थे मार्केट में वो भी उठ गए। ठीक है, सो दिस meant an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently। अब देखिए स्थिति हो गई उल्टी। ठीक है, अब समय बदला, समय के हिसाब से क्या हो गया आपका, समय के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे कल्टीवेशन एक्सपैंड हो गई, कैसे चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो हुआ ये कि भाई उस टाइम थोड़ा सा अंग्रेज़ों ने भी इनिशिएटिव लिया। ठीक, इनिशिएटिव लोगों की भलाई के लिए नहीं लिया था, इनको एक्चुअली कैश क्रॉप्स उगानी होती थी। कैश क्रॉप्स का मतलब वे फसलें जो कि मार्केट में बेच सकें। ठीक है, तो ये लोग जो है पीसेंट्स को फोर्स करते थे कि भाई आप यही फसलें उगाएंगे, जैसे आपका टी हो गया, ठीक है, और कॉफ़ी हो गया, ठीक, या नील की खेती जिसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। तो इस तरह की फसलें ही ज़बरदस्ती उगवाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, कल्टीवेशन बढ़ गया। ठीक है, इन लोगों ने इसलिए मेहनत की, थोड़ा सा इरिगेशन पे भी ध्यान दिया। ठीक है, नदियों से सिंचाई की व्यवस्था इन्होंने की, कैनल वगैरह को व्यवस्था की, तो इससे थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक, तो इससे आपका जो है मार्केट में चीज़ों का दाम बढ़ा और कुछ इसमें मुनाफा आया। तो मुनाफा जो है किसके पास गया, ज़मींदार के पास। लेकिन अब इसमें अब दिक्कत क्या हुई, भाई रेवेन्यू के दाम तो आपने फिक्स कर दिए, तो अब जब मुनाफा डबल ट्रिबल हो रहा है तो ज़मींदार तो आपको देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपने क्या कहा है, रेवेन्यू कितनी है, फिक्स है, इसके ऊपर आपको देनी ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम हो गई।
ठीक है भाई, हमने तो ये बहुत चालाकी से बनाया था ना, लेकिन हमको तो नहीं पता था कि कल्टीवेशन इतनी बढ़ जाएगी, इतना मुनाफा होगा कि ज़मींदार इसमें क्या करेंगे, सारा का सारा फ़ायदा ले लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या हुआ। इवन देन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब देखिए, लालचियों से भी लालची, मतलब लालचियों की कमी नहीं है। अब ज़मींदारों को जब डबल ट्रिपल पैसा आने लग गया, तब भी इन लोगों ने नहीं सोचा कि भाई हम थोड़ा सा पीसेंट्स के लिए काम करें, थोड़ा सा ज़मीनों के ऊपर खर्चा करें। ठीक है, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने अपनी जेबों में भरना शुरू कर दिया। तो सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था ना, सिचुएशन हमेशा 100% नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को तो भाई अपनी ज़मीनें बेचारों की नीलाम हो गई, गरीब हो गए। ठीक, लेकिन कुछ जहाँ पे कुछ लोगों को ये एक मौका मिला कि वाह भाई ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, हमको बैठे बैठाए इनकम भी हो रही है और यहाँ पे हमको कुछ खर्चा भी नहीं करना है। सो एज लॉन्ग एज द ज़मींदार्स कुड गिव आउट the lands to tenants and get rent, they were not interested in improving the land। भाई ठीक है, अब तो ज़मींदार को बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, बैठे बैठाए खा खा के मोटा होना है, कुछ नहीं करना है। हमारे बाप दादा की ज़मीन है, किसान उसमें खेती करेंगे और वो जो भी होगा हमको ला के देंगे, काम उनको करना है, हमको बैठ के खाना है, और जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है हमारी पॉकेट में जानी है। और थोड़ी बहुत अमाउंट ब्रिटिश को पे करनी जो कि फ़िक्स है वो हमको दे देंगे और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा लैंड को इम्प्रूव करने में, क्योंकि उनका काम बहुत मज़े से चलने लगा। ओके, सो नाउ ऑन द अदर हैंड, अब इसके ठीक विपरीत गाँव में क्या हो रहा था। अब गाँव में जो कल्टीवेटर था, यानी जो आपका किसान था, इट फाउंड द सिस्टम वेरी वेरी ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव यानी शोषण, यानी उसका बुरी तरीके से शोषण होने लग गया। क्यों? द रेंट ही पेड टू द ज़मींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। ठीक है, अब जो खेती कर रहा है, ठीक है, अब ज़मींदार ने तो रेंट खूब ज़्यादा मांग रखा है उससे, भाई इतना तो तुमको हमें देना ही देना है, और लैंड पे जो उसका अधिकार है बेचारे का वो भी इनसिक्योर है ना, क्योंकि भाई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ज़मीन कभी भी वो उससे छीन लेगा क्योंकि उसके तो नाम पे है नहीं। सो टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब देखिए यहाँ पे कैसे चेन बंदी रहती है ना, यानी ये पैसा बेचारा किसान जो है, ये पैसा उधार लेकर किससे, मनी लेंडर से पैसा उधार लेके खेती करता था। ठीक है, कि भाई अब हमने इतना पैसा मनी लेंडर से ले लिया, उधार लिया, इससे हम खेती करेंगे, इसकी जो उपज होगी जब अच्छी होगी तो लोन का पैसा हम चुका देंगे और ज़मींदार को रेंट भी दे देंगे। लेकिन होता क्या था, when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generations। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता किसी साल फसल खराब हो गई, अब वो बेचारा जो लोन लिया वो भी चुकता नहीं कर पाएगा। ठीक है, मनी लेंडर का तो इसने उधार ले लिया, वहाँ तो कर्जे में डूबा, अब ज़मींदार को भी रेंट नहीं पे कर पाया, तो ज़मींदार ने क्या किया, इसको इसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, वो ज़मीन जिस पे ये बहुत सालों से खेती कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कल्टीवेटर के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जिसे कहा जा सके कि इसको कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन मारा गया, कल्टीवेटर मारा गया। ओके, तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। राइट, एक बार हम इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं। ओके, जैसे अभी हमने शुरू किया आपका दीवानी का अधिकार मिलने से। ठीक है, द कंपनी बिकम्स द दीवान। ओके भाई, अब आपका जो मुग़ल एम्परर था उन्होंने क्या किया, मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है, आप देखिए नोट्स बनाते जाइए, जैसे मैं पढ़ाती हूँ आप उसी वक्त नोट्स बना लीजिए, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी माइंड में। ठीक है, यू राइट द टॉपिक एज द कंपनी बिकम्स द दीवान। सो फर्स्ट पॉइंट, इन 1765 द मुगल एम्परर बिकेम ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि भाई इट वॉज ए ग्रैंड सेलिब्रेशन, है ना, एक शाही उत्सव की तरह था रॉबर्ट क्लाइव के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन ये ऐसा था नहीं क्योंकि यहाँ पे तो हमको तो घाटा हो रहा था बंगाल के नवाबों को। ठीक है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट हम डाल सकते हैं, जब ये दीवान बन गए, इनका काम क्या था भाई, दीवान बनने के बाद दे बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, अब इनको क्या करना था, प्रॉपरली लैंड को एडमिनिस्टर करना था और इसके रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना था। ठीक है, ये इनका काम था, लेकिन इस काम के पीछे लक्ष्य क्या था, ताकि उनको इतना रेवेन्यू मिल जाए ताकि वो अपने खर्चे चला सकें। ठीक है, साथ में वो सारी चीज़ें खरीद सकें जितनी कि इनको चाहिए, और इनको जो भी चीज़ें बेचनी है उसको ये लोग बेच सकें। ठीक है, तो ये इनका क्या था, लक्ष्य था। ओके, अब क्या हो गया, अब इस बीच में क्या हुआ,
थर्ड पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन साथ में कंपनी को क्या करना था, केयरफुल रहना था। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे विदेशी शक्ति थे, तो पहले के जो रूलर थे उनको क्या करना था, इन लोगों को कन्विंस करके रखना था, ठीक है ना। दे हैव टू बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली, लेकिन उनको क्या करना था, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना था, ठीक है। ये इनको ध्यान में रखना था। ओके, नाउ अब इनके लक्ष्य क्या थे? वॉट वेर द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर गेटिंग द बंगाल दीवानी राइट्स? फर्स्ट, to colonize the country. Next, to organize the revenue resources. Next, redefine the rights of people. And next, to produce the crops it wanted. ठीक है, आप ये 5 पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। बंगाल का दीवानी का अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिश ने क्या क्या सपना बुना, यानी क्या क्या उन्होंने एम लिख के रखा था अपने डायरी में। राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश, यू नो वेरी वेल, राइट। उन्होंने ये सब लिख के रखा था, हाँ हमको ये सब करना है, ठीक है। अब करना है, इन्होंने प्लान कर लिया, ठीक है। अब उनको करना कैसे शुरू किया इन्होंने, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब मिल गया रेवेन्यू, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू मिलने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, क्या किया कि भाई अपना चीज़ों को थोड़ा सा काम चोरी करने लग गए, ठीक है। रेवेन्यू अधिकार मिलने के बाद वॉट दे वॉन्टेड टू डू, दे वॉन्टेड लार्जेस्ट रेवेन्यू रिसोर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, रेवेन्यू आपको लेना है, हमको कमाना है। बट दे वेर अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, ठीक है। काम नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, काम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन इनकी कोशिश क्या थी, रेवेन्यू को जितना बढ़ा सकें उतना हम बढ़ा दें, ठीक है। पहला रेवेन्यू को बढ़ा दें, दूसरा ताकि उस रेवेन्यू से हम क्या कर सकें, जो आपका कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं उसको हम जितना हो सके सस्ते में खरीदें, ठीक, ये हो गया। अब इन्होंने देखा ये सब करने के बाद, ठीक है, रेवेन्यू सोर्स आपने क्या किया, रेवेन्यू इनकम खूब बढ़ा दिया, खूब ज़्यादा टैक्स आपने लगा दिया, भाई आपको हमें इतना टैक्स देना है, तो खूब सारा पैसा आपके पास आने लग गया। पैसा तो खूब हुआ, लेकिन फिर जब आप सिल्क और कॉटन खरीद रहे हैं उसको खूब सस्ते में खरीद रहे हैं, तो पैसा तो आपके पास बचेगा, ठीक है। अब 1765 के पहले जो था इनका जो है खर्चा सारा ब्रिटेन से आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब चूंकि इनका खर्चा यहीं से निकलने लग गया, तो अब क्या हुआ कि ये जो इनके दाम थे जो चीज़ों के ना, वो बंगाल में इतने 5 सालों में क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है। लेकिन इनका जो गोल्ड सिल्वर ड्रेन आउट हो रहा था ब्रिटेन से, वो बंद हो गया, क्योंकि अब खुद इनका जो है फाइनेंस मिलने लग गया उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिनको कि इनको बेचना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, अब इतना ज़्यादा इन लोगों ने जब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर दिया, इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया, ठीक है, उससे क्या हो गया, ब्रिटिश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डीप क्राइसिस में चली गई। क्यों? क्योंकि आर्टिसंस के लोगों ने कहा कि आप हमको सस्ते से सस्ता सामान बेचिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उन बेचारों को मुनाफा नहीं मिला, तो बेचारे घबरा के क्या हुआ, गाँव छोड़ छोड़ के भागने लग गए। द आर्टिसन स्टार्टेड डिजर्टिंग द विलेजेस because they were forced to sell their goods to the company at the low prices. ओके, और पीसेंट्स बेचारे क्यों घबरा गए, क्योंकि उनको क्या था, ड्यूज पे करने थे, ठीक है, और वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो अब जो आपका आर्टिसनल प्रोडक्शन था और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन था, दोनों का दोनों क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अब थर्ड चीज़ में क्या हुई, 1770 में जो आपका फेमाइन आया, उसमें अराउंड आपके 10 मिलियन पीपल जो है बंगाल में वो मारे गए, ठीक है। तो 1/3 जनता आपकी पूरी की पूरी बंगाल की ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये जब अंग्रेज़ों ने देखा तब वो थोड़ा सा घबराए, ठीक है। वो क्यों घबरा गए, क्योंकि भाई अब देने वाले तो यही लोग हैं, यही लोग नहीं रहेंगे तो हमको काम कौन करके देगा, मुनाफा कहाँ से हम कमाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें इन लोगों ने सोचा कि अब हमको थोड़ा सा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके तहत इन लोगों ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1793 में। तो परमानेंट सेटलमेंट में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट इज़ आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट, सो फर्स्ट पॉइंट इज अंडर परमानेंट सेटलमेंट इज, इसमें जो आप पहला पॉइंट डालेंगे वो ये है, द राजाज एंड द तालुकदार्स ऑफ दैट प्लेस वेयर द जमींदार्स हु हैव टू कलेक्ट द, मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनेगा, प्रॉपरली सुनेंगे तो ही आप उसको प्रॉपरली कैच कर पाएंगे, और आपने ध्यान से सुनिया तो आप उसको नोट आउट कर सकते हैं, ओके। तो जो तालुकदार और राजाज थे उस प्लेस के, दे वेर द जमींदार्स एंड दे हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट एंड पे दैट रेवेन्यू टू द ब्रिटिश, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज द रेट, द अमाउंट वॉज फिक्स्ड, ओके, एंड इट वॉज फिक्स्ड फॉर एवर, इट वॉज नेवर टू बी इंक्रीज्ड। सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट, ज़मींदार आपका किसानों से रेंट लेगा और उसका रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश को पे करेगा, और सेकेंड पॉइंट, उसकी जो अमाउंट थी वो फिक्स थी, वो कभी भी बढ़ेगी नहीं। और थर्ड पॉइंट क्या था, अगर ज़मींदार फेलियर हो गया
रेवेन्यू पेमेंट में ब्रिटिश को, तो उसका जो ज़मीन है वो ब्रिटिश उससे ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट सेटलमेंट में ये 3 पॉइंट जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम आई, किस प्रकार की प्रॉब्लम आई कि भाई जो आपके ज़मींदार थे उसमें 2 तरह की परेशानी हुई। ठीक है, यानी जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया वहाँ पे ज़मींदारों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी वो क्या करते थे, सारा का सारा जो क्रॉप प्रोडक्शन, भाई जब थोड़ा सा इन लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने अपने मुनाफे के लिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया, थोड़ा फैसिलिटीज़ बढ़ाई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी। ठीक है, तो इससे थोड़ा आपका एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वहाँ पे ज़मींदारों ने मुनाफा सारा जेब में डाल लिया। तो भाई अंग्रेज तो ये सोचे थे कि भाई जो आपका मुनाफा आएगा ज़मींदार उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करेंगे लैंड इंप्रूवमेंट में, यानी ज़मींदार उस पैसे से लैंड इंप्रूवमेंट करेंगे, हमको कुछ नहीं खर्चा करना है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ज़मींदारों ने सारा पैसा अपनी जेबों में भर लिया, किया कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ ऐसे ज़मींदार थे जो कि बेचारे जिनका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, तो उनकी ज़मीनें जो हैं वो नीलाम हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे कल्टीवेटर को, यानी जो कि किसानी का काम कर रहा था। क्यों, क्योंकि वो बेचारा दोहरी मार झेल रहा था। ठीक है, यानी वो जब क्रॉप्स उगाता था तो वो उगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो मनी लेंडर के पास जाके उससे लोन लेके अपना खेती करता था। ठीक है, लेकिन जब फसल ख़राब हो जाती थी तो जिससे मनी लेंडर से इसने लोन लिया है वहाँ भी इसका कर्जा हो गया, ज़मींदार का भी इसने रेंट नहीं पे किया। ठीक है, तो वहाँ से ज़मीन से भी मारा गया, तो उसकी मुनाफे का कोई चांस नहीं था और वो दिन पे दिन बेचारा गरीब होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप यहाँ तक अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है, नाउ if your concept is clear, everything is clear to you, understood, it's okay. And if you got any doubts, you can put it in the comment box. If you like my class, please subscribe my channel SST with Kiran ma'am, like, share and comment. Until the next class, see you, bye bye.